नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानीबाज़ के कहानियों में। आप सुन रहे हैं मुझे चाँद चाहिए और आज का एपिसोड है 33। वही चलते हैं आज की कहानी की ओर। अचानक सप्तपदी का मौसम आ गया था। आशा महल की शूटिंग खत्म होते ही वर्षा लखनऊ पहुंच गई थी। पांडे ने फ़ोन पर बहुत इसरार किया, मैडम 2 अच्छे प्रस्ताव हैं, आप सीधी आ जाइए। सिनेमा से बहुत बोर हो गई हूँ पांडे जी। वर्षा ने कहा, हफ्ते भर दूसरे माहौल में रिलैक्स करूंगी। 4 दिन वर्षा ने दिव्या के साथ गप्पे लगाई, नींद का बचा हुआ कोटा पूरा किया और प्रिया के साथ बैडमिंटन खेली। 5वें दिन शाम को मिट्ठू ने अपने घर दावत रखी थी। उसने हजरतगंज के अलावा चौक में भी एक मेडिकल स्टोर खोल लिया था। 2 बच्चे हो गए थे। परितृप्त गृहस्थी का सुख बदन पर तोंद के रूप में दिखाई देने लगा था। बहुत दिनों के बाद लखनऊ की याद आई। मिट्ठू ने कहा, मिट्ठू के लिए अपनी पुरानी भावनाएं याद आईं और वर्षा के मुंह पर मुस्कान आ गई। भावनाओं की यह कैसी नियति है, वर्षा ने सोचा। गोल चेहरे वाली सजी धजी मिट्ठू की पत्नी हाथों में ट्रे लिए रोहन के सामने खड़ी थी। अगर मेरी कलात्मक लालसा तीव्र ना होती तो आज इस घर में ये भूमिका मैं निभा रही होती, उसने सोचा। प्रतिक्रिया के रूप में सिर्फ विस्मित सा कौतुक भीतर जागा। बहुत दिनों बाद लखनऊ आई हो। रात को घर लौटने पर दिव्या बोली, कैसा लगा? वे ड्राइंग रूम में बैठी थीं। सौम्य मुद्रा की तस्वीर किताबों के रैक के बगल में लगी थी। बहुत शांति मिली। जी चाहा कि लखनऊ के उस पहले प्रवास की बात करें, जब वो गर्मियों की छुट्टी में नाटक करने के लिए आई थी। पर आशंका हुई कि उन दिनों की याद करते हुए वो भावुक हो जाएगी। शहर कुछ बदल गया है ना। शहर उतने नहीं बदलते जितने हम बदलते हैं। दिव्या मुस्कुराने लगी। वर्षा ने वही कहा जो वो महसूस कर रही थी। प्रदेश की राजधानी के जिस रविंद्र मंच पर पहली बार अभिनय करते हुए वो आतंकित थी, वहीं आज शाम संगीत नाटक अकादमी की ओर से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उसका अभिनंदन किया गया था। रोहन ने बाद में बताया, प्रेक्षागृह के भीतर और बाहर ऐसी भीड़ उन्होंने नहीं देखी थी। मीडिया के द्वारा मेरे आंचल में ढेर सारा यश डाला जा रहा है, दिव्या ने अपने भाषण में कहा। सच्चाई बिल्कुल दूसरी है। मैंने सिर्फ इतना किया है कि वर्षा जी के हाथों में एक कुंजी थमा दी। उनके चारों ओर के दरवाजे बंद थे। उन्होंने जिस दरवाजे में कुंजी लगाई वो खुल गया। वर्षा जी बाहर निकली और अपने लंबे रास्ते पर बढ़ती चली गईं। हम उनके आभारी हैं कि वो कभी कभी मुड़कर हमारी ओर देख लेती हैं। जिस लंबे रास्ते पर चलकर मैं आज के इस पड़ाव तक पहुंची हूँ, वर्षा ने धन्यवाद देते हुए कहा, वो चमक दमक भरा, जटिल और मायावी है। अगर किसी को स्पंदनहीन और यांत्रिक होने से बचना हो तो ये जरूरी है कि वो अपने पद चिन्हों को देख ले और अपनी जड़ों को ना भूले। मेरी यात्रा ऐसी ही एक कोशिश है। जो कुंजी दिव्या जी ने मुझे थमाई थी, वो अमूल्य धरोहर की तरह आज भी मेरे पास सुरक्षित है। और लंबे दुर्गम पथ के अनेकानेक अवरोध उससे दूर हुए हैं, जो कलात्मक भी थे और व्यक्तिगत भी। आज इस समय में मैं उन दिशाहीन अंधेरे क्षणों को याद कर रही हूँ, जब दिव्या ने प्रकाश रेखा की तरह वो कुंजी मेरे सामने झलकाई थी। वर्षा, महादेव भाई, प्रिया ने रिसीवर बढ़ाया। समारोह में चीफ सेक्रेटरी श्री सहाय से परिचय हुआ। वर्षा को सहसा याद आ गया। गृह प्रवेश के समय ना आ पाने की विवशता में महादेव भाई ने अपने सुपरसीड हो जाने की दारुण गाथा लिखी थी। वर्षा ने जिक्र कर दिया। श्री सहाय ने कहा, आप अपने भाई से विस्तार पूछकर रोहन जी को बता दें। जो मेरे हाथ में होगा मैं अवश्य करूंगा। रोहन ने आते ही इटावा में नियुक्त अपने पुलिस सुपरिटेंडेंट मित्र को फोन करके महादेव को बुलवाने का अनुरोध किया था। जिस हेड कांस्टेबल को पुलिस सुपरिटेंडेंट ने महादेव के पते पर भेजा, वो उनके ससुर निकले। संयोग सिर्फ मुख्य धारा सिनेमा में नहीं होते, वर्षा ने मुस्कान के साथ सोचा था। वर्षा, यशोदा को भूलकर आखिर ये नाम स्वीकार करना ही पड़ा। तुम हो। भाई असहज और आशंकित लगे। हाँ। आप, भाभी और बच्चे अच्छी तरह है ना? हाँ, सब ठीक है। आप जरा मुझे अपने केस के डिटेल दे दीजिए। कागज रोहन के देते हुए
वर्षा शाहजहाँपुर के दारुण दिन याद आए और उनमें भाई की भूमिका। झल्ली ने बताया था, सीने पत्रिकाओं के करदम प्रसंग के बीच वर्षा की नुक्ताचीनी करने पर भाई और किशोर के बीच झगड़ा हो गया था। बड़े और कमाऊ हो जाने के आत्मविश्वास से भरे हुए किशोर ने महादेव के मुंह पर कह दिया, आई हैव सीन ऑल योर जुल्म्स। बेचारा अंग्रेजी पर्याय नहीं जानता था। ऑन छोटी जिज्जी। वर्षा, सब लोग मसूरी चलेंगे। प्रिया ठुनकी, बहुत मजा आएगा। मुझे दिल्ली पहुंचना है प्रिया, अनुपमा की शादी है। वर्षा ने उसके सिर पर हाथ फेरा, गर्मी में चलेंगे। तभी फोन की घंटी बजी। शिवानी, प्रिया ने रिसीवर बढ़ाया। डार्लिंग, कितनी मुश्किल से तुम पकड़ में आई हो। शिवानी की आवाज़ सुनाई थी। अच्छा, कल सुबह तुम दिल्ली आ रही हो? कल 2 दिन बाद तो मैं वैसे भी आ रही हूँ। मेरी डोली उठने की बाद आओगी? अच्छा ही हुआ, शिवानी के भाई संतोष की मुस्कान से बोले। पंडित के मंत्रों के साथ शिवानी 7 फेरे ले रही थी। आगे आगे एनआरआई स्टेटस का विनय था, डैडी के एक पुराने सहयोगी का बेटा। मॉडर्न स्कूल में वो शिवानी और हर्ष के साथ था और सेंट स्टीफेंस में हर्ष के साथ। शिवानी के लिए विनय का आकर्षण कौशर्य के दिनों से उजागर था, पर हर्ष के कारण उसे अपने पर जब्त करना पड़ा। पिछले साल जब विनय 1 महीने के लिए भारत आया तो मैं भावात्मक शून्य में थी। शिवानी ने बताया, अश्विनी ने अपने को पीछे खींच लिया था। मुख्य कारण था कि डैडी और भैया के साथ उसके वाइब्स ठीक नहीं रहे। मैंने भी उसके प्रति ऐसा लगाव महसूस नहीं किया कि कोई स्टैंड लेने की सोचूं। शिवानी की आंखें कुछ और कह रही थी। बाबुल के पेड़ से उड़ते हुए शायद उनके और भैया के प्रति सख्त नहीं होना चाहती। वर्षा ने सोचा, बड़े नामालूम ढंग से हम दोनों एक दूसरे से छिटक गए। मुद्दत के बाद विनय से मिलने के बावजूद मैंने बहुत मधुर महसूस किया। विनय के प्रति डैडी भैया की प्रतिक्रिया तो सकारात्मक थी ही, फिर हमारे व्यावसायिक हित भी जुड़ने लगे। मॉन्ट्रियल स्थित विनय की कंपनी ने बने बनाए कपड़ों का बड़ा आदेश हमारी कंपनी को दिया। पिछले शुक्रवार को विनय ने एकाएक मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैंने हाँ कर दी। इतनी जल्दी विनय के घर वालों की तरफ से हुई, शायद उन्हें किसी कैनेडियन लड़की से खतरा था। शिवानी खिलखिलाई। ये हंसी उन्मुक्त और विजय से दीप्त थी। ऐसी हंसी वही युवती हंस सकती थी जो कुछ घंटों बाद वधू बनने वाली हो। क्या तुम वहीं बस जाओगी? वर्षा ने पूछा। 2 दिन पहले शिवानी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। कल सुबह वो विनय के साथ एक वस्त्र मेले में भाग लेने पश्चिम जर्मनी जा रही थी। हमारा वर्किंग हनीमून है, शिवानी ने टिप्पणी की थी। कुछ साल तो लगेंगे ही, शिवानी मुस्कुराई। विनय का कहना है जब हमारा पहला बच्चा ऑफिस संभालने लायक हो जाएगा तो स्वदेश लौट आएंगे। अश्विनी प्रसंग की शुरुआत में शिवानी के आंखों में जो संदिग्ध प्रफुल्लता थी, उसकी और मोहक गहनता इस समय दिखाई दे रही थी। वर्षा में सचमुच डरने लगी थी। अपनी सहेलियों में अकेली रह जाने वाली मैं आखिरी हूँ। मुझे क्यों भूल गई? तुम अनअटैच्ड नहीं हो। शिवानी मुस्कुराई। वो सीधे वर्षा की आंखों में देख रही थी। ऐसी बेबाकी उसकी निगाह में पहले कभी दिखाई नहीं दी। क्या ईर्ष्या का कोई जर्रा शिवानी के मन की तलछट में शेष रह गया था? और इस मोड़ पर जहां उसकी नियति निश्चित रूप से हर्ष से अलग हो रही थी, कोई सीली चिंगारी सुलग उठी थी। क्या उस बेबाकी पर विजय की झीनी रंगत भी थी कि अपने अलग रास्ते को मैंने भीतर की पूरी ऊष्मा के साथ स्वीकार कर लिया है? वर्षा ने पलके झुका ली। दाईं ओर के समूह में सुजाता, योगेश और मम्मी थी। वर्षा उन्हीं के साथ बैठना चाहती थी, पर शिवानी की भाभी उसे खींच कर ले गई। पालम से वर्षा सीधे मम्मी के पास गई थी। अनुपमा और सुजाता अलग अलग उसे एयरपोर्ट पर लेने आई थी। अनुपमा की मौजूदगी अच्छी रही। हर्षवर्धन प्रसंग को सिर्फ छुआ गया। हर्ष ने काफ़ी दिनों से नहीं लिखा। मम्मी बोली, बहुत व्यस्त होंगी मम्मी। मुक्ति का अगला शेड्यूल होना है ना? रंजना कौन है? सुजाता ने पूछा। हम लोगों की मित्र है दीदी। पल भर सोच कर आगे जोड़ा। मिडिल मिडिल एजिड है। मुक्ति की प्रोड्यूसर। वर्षा ने अपना चेहरा भरसक कोरा रखा। हर्ष को रहने की मुश्किल है। ऐसी मुश्किल तो नहीं। रंजना जी का बड़ा फ्लैट है। मैंने कितना इसरार किया पर सिल्वर सैंड में रहने को तैयार नहीं हुए। ठीक तो है, मम्मी ने टिप्पणी की। मुक्ति के बारे में मैंने बहुत अच्छी रिपोर्ट पढ़ी है, सुजाता ने कहा। सुजाता के तेवर बदले हुए थे। पहले की स्नेहमयी और भाई की
क्षमता पर अगाध विश्वास करने वाली बहन हताशा एवं मोहभंग की कुरेंची चुन रही थी। अब तो प्रभु सुन ले, मम्मी ने कहा। देखो, शिवानी की भी शादी हो रही है। देखते देखते तुम इंटरनेशनल स्टार बन गई हो। सुजाता मुस्कुराई। मुरली वाले ने चाहा तो अब देर नहीं होगी दीदी। वर्षा ने हाथ जोड़े। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनुपमा और उमेश द्वारा कागजों पर हस्ताक्षर करने के बाद मजिस्ट्रेट ने मुस्कुराकर कहा, बधाई अनुपमा। वर्षा ने हाथ मिलाया। मुस्कुराती अनुपमा की हाथ की पकड़ में उमंग का दबाव था। आंखें खिली हुई वर्षा के सामने पल भर के लिए अनुपमा की पुरानी छवि कौंधी। मंदिर में चतुर्भुज को माला पहनाते हुए फिर वो आज की शादी अनुपमा में विलीन हो गई। अनुपमा के विभोर माता पिता ने आशीर्वाद दिया। शादी पहले भोपाल में ही होना तय हुआ था, पर सादगी के लिए बेकल अनुपमा और उमश के आग्रह की परिवार ने मान लिया। लड़की रास्ते पर आ गई, यही बहुत है, मम्मी ने कहा था। सबकी खुशी के पीछे वर की उपयुक्तता थी। उमेश रमजस कॉलेज के प्रधानाध्यापक और दिल्ली के दो श्रमिक संगठनों से जुड़े हुए थे। मजदूर बस्तियों में नुक्कड़ नाटक के दौरान ही अनुपमा से भेंट हुई थी। लगता है मैं तुमसे पहले 7 फेरे लगा लूंगी, अनुपमा ने 4 महीने पहले लिखा था। स्नेह मेहमानों को ठंडे पेय की बोतलें देने लगे। पुरवाई की गोद में गदबदा बच्चा था। वर्षा ने उसका गला थपथपाया तो उसने भावभंगिता से उत्तर दिया, अभी से मिमिक्री करने लगा है। पुरवाई लाड़ से बोली, थिएटर वाले की औलाद है ना। पिछली शाम वर्षा उनके डिफेंस कॉलोनी स्थित बंगले पर हो आई थी। स्नेह अब खेमका की 2 कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे। सब कुछ बदल गया है वर्षा, स्नेह बोले। हम लोगों को कोई नाटक देखे 1 साल तो हो गया होगा। वर्षा के मन में मंडी हाउस का शाप की पंक्तियां उभरने लगी। स्नेह ने उसकी ओर देखा और वो हल्के से मुस्कुरा दी। कुछ कहा नहीं। वर्षा टहलती हुई लॉन की दूसरी ओर आ गई। इतने दिन बाद जोड़बाग के घर में होना भला लगा। मोह भरी आंखों से अपने लता मंडप को देखा। उसका कमरा वैसा ही था। मेज पर उसकी कुछ किताबें और नाटकों के आलेख रखे थे। उसने अपने अपने नर्क के पन्ने पलटे। वो अपने संवाद रेखांकित कर लेती थी। हाशिए पर निर्देश लिखती थी, यहाँ से सघनता, यहाँ पर सांस। मम्मी डैडी के जाते ही तुम्हारा कमरा फिर खाली हो जाएगा, अनुपमा ने कहा था। यह आमतौर पर बंद ही रहता है। अपनी चीज़ें वर्षा ने नहीं मंगवाई थी। उनका इस घर से निकलना वर्षा का हमेशा के लिए दिल्ली से निकलने के बराबर था, जो उसे सहन नहीं होता था। पर आज उसने सोचा, अनुपमा के ब्याह के बाद स्थिति बदल जाएगी। इस कमरे का इस्तेमाल शायद स्टडी के तरह होता होगा। जब तक वर्षा ने रिपर्टरी से इस्तीफा नहीं दिया था, अनुपमा घर खर्च के उसके भाग के रूप में भेजा चेक रसोई के डे के बिना लेती रही। पर इस्तीफा देने के अगले महीने जब उसने चेक भेजा, ये राशि अब वर्षा को आटे का नमक भी नहीं लगती थी। तो अनुपमा ने उसे वापस करते हुए लिखा, अब तुम यहाँ नहीं रह रही हो तो मैं ये चेक कैसे ले लूँ। तुम्हारा कमरा तुम्हारा है, पर पैसे तभी देना जब तुम फिर यहाँ आकर रहने लगो। यहाँ मैं किसी को रखने नहीं जा रही हूँ, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी फिल्म पूरे होते ही आ जाओ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का पैटर्न भी बदल गया है, जो अच्छा नहीं लगता। मैंने एक नहीं कई बड़ी फिल्में कर ली हैं, पर दिल्ली नहीं लौट पाई, और अब अनुपमा की जिंदगी का पैटर्न फिर बदल गया है, वर्षा ने सोचा। वर्षा जी प्रणाम। सूर्यभान ने उठते हुए हाथ जोड़े और चंचल मुस्कान से कहा, आपके सामने मेरे पांव वैसे ही कांप रहे हैं जैसे किशन लाल के आगे अचानक ओलिवियन आ गए हों। पिछले दिन वर्षा रेपटरी गई थी। रविंद्र भवन में कार घुसी तो वर्षा का दिल धक धक करने लगा। लॉबी में रेपटरी की नई प्रस्तुति भगवदजुकम का पोस्टर लगा था। वो परिचित चौकीदार से कुशल क्षेम पूछने लगी। इसी के साथ बीड़ी का बंडल बांटकर वर्षों पहले चतुर्भुज ने साइकिल स्टैंड पर रात काटी थी। वर्षा को सामने देखकर चौकीदार सकपका गया। देखते देखते वर्षा के आसपास भीड़ लग गई। लिफ्ट से निकलकर अपने अल्मा मैटर में घुसते हुए रोमांच हुआ आया। बगल की दीवार पर 3 बहनें की उसकी तस्वीर लगी थी। लॉबी में वर्षा के पांव ठिठक गए। इस जगह के साथ उसके अब तक के जीवन के सबसे गहन आसंग है। आज वह जो भी कुछ है इन्हीं दीवारों की बदौलत है। वह जैसे मंच पर चढ़ने से पहले उसे छूकर हाथ माथे से लगाती थी, जी चाहा उसी तरह दहलीज छूकर उसका बंधन कर ले। जय नसीब वर्षा जी के दर्शन हुए। कार्यालय के नथानी गलियारे से आते हुए ठिठक गए और लपक कर सूर्यभान के कमरे का दरवाजा खोला। देखिए तो कौन आया है। मेरी दुनिया बदल गई है सूर्यभान। अर्चना और ममता के सामने
बैठे हुए वर्षा ने सोचा। पुराने लोगों में सिर्फ हम ही 3 पापी बचे हैं। अर्चना मुस्कुराई। सूर्यभान और अर्चना उसके साथ सहज थे। ममता थोड़ी संकुचित हो रही थी। क्या कास्टिंग को लेकर वह पुराने तनाव को याद कर रही है? वर्षा ने सोचा। सीजन की शुरुआत हमने मिस जूली से की थी। सूर्यभान ने ब्रोशर आगे बढ़ाया। इन 3 के अलावा वर्षा को और कोई पहचाना चेहरा दिखाई नहीं दिया। नैना की मैंने तारीफ सुनी है। वर्षा बोली। वो भी रेपटरी छोड़ गई। सूर्यभान मुस्कुराए। यहाँ 102 एपिसोड का एक सीरियल बन रहा है। उसमें उसे प्रमुख भूमिका मिली है। एक किस्त का पारिश्रमिक 1,500 मिलेगा। हिसाब लगा लो कितना हुआ। पहले यहाँ एक जगह के लिए 10 उम्मीदवार होते थे। अर्चना बोली। अब हालत यह है कि सी क्लास एक्टर भी यहाँ टिकना नहीं चाहता। पिछले साल स्कूल की प्रवेश समिति में मैं था। सूर्यभान ने कहा। लगभग सभी उम्मीदवारों का तौर तरीका ऐसा था जैसे थिएटर को सिनेमा के स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल कर रहे हों। तीसरे साल के 4-5 लोग तो जिस दिन इम्तिहान खत्म हुआ उसी दिन रात की गाड़ी से बम्बई के लिए कूच कर गए। ममता बोली। स्टार बनने में एक दिन की भी देर क्यों हो? बॉम्बे पर हमारे हमले के कुछ फायदे भी हुए हैं। वर्षा ने कहा। कला फिल्मों से हमारे लोग पहले से जुड़े रहे हैं। अब मुख्य धारा सिनेमा में भी हमने साबित किया कि प्रशिक्षित कलाकार ज़्यादा भरोसेमंद, कुशल और प्रभावी हैं। धारावाहिकों में और टेलीफिल्मों में तो हमारे ही लोग भरे हुए हैं। बहुत धीरे धीरे ही सही, पर इससे माहौल के कुछ कोनों का तो संस्कार होगा। यहाँ मैं उस विलक्षण लाभ की बात नहीं कर रही हूँ जो हमें व्यक्ति के रूप में हुआ है। कई नए कलाकारों से भेंट हुई है। वर्षा जी, आप हमारी आदर्श हैं। एक अभिनेत्री ने अपना मत प्रकट किया। इस सेशन के आखिर में हम भी रेपटरी छोड़ रहे हैं। दूसरी बोली। हम ट्रेनी अप्रेंटिस हैं। थोड़ी देर पहले वर्षा को जो सिरन हुई थी उसकी जगह अब जीने अवसाद ने ले ली। 4 मौसम के बारे में मैंने पढ़ा था वर्षा। सूर्यभान बोले। अच्छा लगा। अपना प्रोडक्शन यहाँ क्यों नहीं लाती? ट्रेड फेयर अथॉरिटी संपासर करती है। वर्षा जी तो अब हॉलीवुड की तैयारी कर रही होंगी। एक अभिनेता बोला। इनके पास समय कहाँ होगा? वर्षा मुस्कुराकर रह गई। कैमरे के पैनिंग शॉट की तरह नए कलाकारों के चेहरों पर निगाह फेरी। सबकी आंखों में सिनेमास्कोपी सपने कुलबुला रहे थे। डिक्टेटर की क्या खबर है? वर्षा ने पूछा। पिछले वर्ष डॉक्टर अटल ने यकाएक स्कूल से त्यागपत्र दे दिया था। समाचार पत्र देखते हुए वर्षा स्तंभित रह गई थी। तुरंत के घर का नंबर डायल करने लगी। फिर ठिठक गई। बात क्या करेगी? मुझे बताइए। आपने क्यों इस्तीफा दिया? उनकी बजाय सूर्यभान का नंबर मिलाया। वे 2 दिन पहले विदेश चले गए हैं। थिएटर आर्किटेक्चर पर बड़ी किताब लिख रहे हैं। स्कूल यूनियन में 1-2 रंग विरोधी तत्व घुस आए हैं जो अनरीजनेबल मांगों पर अड़े हुए थे। संस्कृति मंत्रालय से भी वे नाराज थे जो उनकी 3-4 योजनाओं को अरसे से पेपर वेट तले दबाए हैं। उनकी जगह आदित्य के बैच के श्याम मोहन ले रहे थे। वर्षा पर कुछ दिनों अजीब सी उदासी छाई रही। फिर अपने को समझाया। दशरथ की जगह राम लेते हैं, सुभद्रा देवी की जगह कंचना प्रभा। संसार का यही नियम है। आजकल लंदन में है। सूर्यभान बोले। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कंसल्ट कर रहे हैं। किताब के 6 अध्याय पूरे हो गए हैं। मन के एक स्तर पर वर्षा को डॉक्टर अटल की अनुपस्थिति भली लगी। विद्यालय से सामूहिक पलायन के दृश्य देखने से वे बच गए। अपने अपने नर्क में प्राग स्प्रिंग का उल्लेख था। इस उत्तरवादी दौर की समाप्ति प्राग में रूसी टैंकों के आगमन से हुई, जिसके बाद अलग अलग विद्याओं के तमाम प्रख्यात कलाकार देश को छोड़ गए। रंगमंच का दिल्ली स्प्रिंग मुंबई का वाहन से मुरझा गया। सिलविल अब तो झल्ली का भी ब्याह हो गया। जीजाजी बोले। अब तुम्हें क्या कहना है? वर्षा जब बम्बई लौटी तो बौखला गई। हर तरफ से तारीखों की हाय हाय मची थी। निर्जा का नया सेट तैयार खड़ा था। दस्यु संदरी वाली फिल्म का इंडोर काम हो चुका था। अब वे लोकेशन पर जाना चाहते थे। एक कला फिल्म फ्लोर पर जाने को तैयार थी। दूसरी की डबिंग करनी थी। सिद्धार्थ नया शेड्यूल शुरू करना चाहता था। एक पुरानी फिल्म में पैचवर्क निकल आया था तो निर्माता अपनी कहानी सुनने को उतावले थे। सांता क्रूज हवाई अड्डे से ही वर्षा पांडे के साथ निर्जा के सेट पर चली गई। मैनाक को किसी अन्य फिल्म के लोकेशन पर बाहर जाना था। उनके पास यही एक हफ्ता था। निर्जा थोड़ी घबराई हुई थी।
आशा महल के कारण उसकी फिल्म पिछड़ रही थी। नीरजा, तुम चिंता मत करो, वर्षा ने कहा। मेनका जी के साथ के दृश्य इस हफ्ते में पूरे कर लूंगी। मेरे अलावा वाला उनका काम तुमने निपटा ही लिया है। महीने भर में तुम्हारे शेड्यूल को सबसे ऊपर रखूंगी। समय मिलेगा तो दूसरी शिफ्ट सिद्धार्थ के साथ कर लूंगी। रात के 10 बजे जब वर्षा लौटी तो नारी केंद्र स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा था। क्यों, मेरे पीछे वीसीआर पर 1000 फिल्में देख ली ना? वर्षा ने हंसकर पूछा। क्या दीदी, दिन भर बोर होते थे, झुमकी बोली। दीदी, इतनी लंबी तारीखें मत दिया करो, झुमकी बोली। झल्ली सिर्फ मुस्कुराई, गुमसुम लगी। हर्ष ने हर्ष नहीं आया? नहाते हुए वर्षा ने सोचा। उसे उम्मीद थी हर्ष हवाई अड्डे पर पदार्पण करेगा। वहां नहीं मिला तो सोचा रात को घर जरूर पहुंचा हुआ होगा। जी, थोड़ा वाइन दूं? झल्ली ने पूछा। झुमकी का ये दायित्व अब झल्ली ने संभाल लिया था। मदिरा प्रकोष्ठ के बारे में अब झल्ली और हेमलता की धारणा बदल गई थी। जिजी, नीरजा, मीरा, हर्ष, चतुर्भुज, सिद्धार्थ, कितने लोग को चषक के साथ नॉर्मल देखने के बाद दोनों आश्वस्त हो गई थी। सिर हिलाते हुए वर्षा अपनी पसंदीदा जगह बड़े तकिए से टिक कर बैठ गई। एक कुशन गोद में रख लिया। अंतराल के बाद दिनचर्या में वापसी के कील पैंच जोड़ने में असमंजस था, पर घर में होने पर आश्वस्ति थी। इस आसन पर बैठा देखकर हर्ष ने उसे परिवार के मुखिया की उपाधि दी थी। यूँ खाने की मेज पर पता नहीं कैसे ये जगह वह हर्ष के लिए सुरक्षित हो गई थी। इसमें वर्षा को झल्ली और झुमकी की साजिश दिखाई दी थी। दीदी, इसको थोड़ा और दुलार कर लो, हेमलता मुस्कुराई। कुरूबक के साथ वर्षा का मधुर मिलन संपन्न हो चुका था। वो उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश के साथ कूं किए जा रही थी। जीसस, शी हैज बिकम डिमांडिंग लाइक अ लवर, झल्ली ने टिप्पणी की। वर्षा एक पल को चौंकी, फिर सहज हो गई। दिन में 10 बार उप्स, टचवुड और जिज्जी, कमॉन यार का आलाप लेने वाली चौवन सुल्तानगंज में, जहाँ कोने कोने में कवि कुल गुरु की उपमाएं जुगनुओं सी टिमटिमा रही थी, पल्लवित झल्ली का ऐसा रूप उसे माधवी लता के विकास के समान स्वाभाविक ही प्रतीत हुआ। हर्ष की क्या खबर है? वर्षा ने घूंट लिया और कुरुबक की पीठ सहलाने लगी। करीब रोज आते थे, नहीं तो फोन जरूर करते थे, जल्दी बोली। हम सबको माउंट मैरी फेयर ले गए थे, हेमलता ने कहा। 10 दिन से कुछ पता नहीं, जल्दी ने उसकी ओर देखा। फोन किया तो रंजना जी बोली शहर के बाहर गए हैं और रिसीवर रख दिया। वर्षा कुछ पल चुप रही, सोचा कल एंड्री का फोन करेगी। मेरे बैग में लड्डुओं का पैकेट होगा, वर्षा बोली। मम्मी ने हर्ष के लिए भेजा है। वर्षा को उम्मीद थी झल्ली कहेगी मैं सब खा जाऊंगी, एक बचाकर हर्ष भैया को दूंगी, पर वो चुप रही। फ्रिज में रख देती हूँ, हेमलता उठ गई। कुकर की सीटी नहीं बजी। झुमकी भी रसोई में चली गई। वर्षा को थोड़ा अटपटा लगा। जिज्जी, तुमसे कुछ कहना है, झल्ली बोली। उसके चेहरे पर ऐसी आशंका वर्षा ने कभी नहीं देखी थी। आज हमेशा के जैसा सिगार पिटार भी नहीं था। ढीला सलवार कुर्ता पहन रखा था। ना आंखों में काजल की रेखाएं थी, ना बालों की अटलाटिका बनी थी। तुम डांटोगी तो नहीं? बात क्या है? वर्षा को उलझन हुई। सोचा ये तो इसके हाथ से कोई कीमती चीज खराब हो गई है या कार से छोटी मोटी टक्कर हो गई है। पिछले दिनों उसने कार चलाना शुरू कर दिया था। सौजन्य, हर्ष भैया। जिज्जी, मुझसे कोई अनुचित बात नहीं हुई है, मैं तुम्हें छू कर सौगंध खाती हूँ। जल्दी ने हाथ बढ़ाकर उसके पाँव छुए। उसका स्वर भर्रा गया था और वो निगाह मिलाकर उसकी ओर देख नहीं पा रही थी। जल्दी, अभी तुम कितना नांदी पाठ करोगी? वो है ना, नैनर्जन? जल्दी ने थूक गटका। कौन? यू आर टू मच जी। तुम्हारे पास कितनी बार आया है? माखन चोर का ग्रैंडसन। उत्तर भारतीय समाज ने उत्तर प्रदेश की विभूति होने के नाते वर्षा का अभिनंदन किया था। उसके अध्यक्ष गोपाल मिश्र और उनके बेटे मुरारी से तो भेंट हुई थी। मुरारी का बेटा नैनरंजन भी समारोह के सिलसिले में 4-5 बार वर्षा के पास आया था। पहली बार आने का कारण था वर्षा का प्रमाणिक जीवन वृत्त लेना, जिसे स्मारिका में प्रकाशित होना था। लगभग 50 साल पहले गोपाल मिश्र लोटी डोर और सत्तू की पोटली लेकर बम्बई आए थे। अब वो माखन चोर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिसकी कोलाबा से विरार और काफोर्ड मार्केट में मोलुंड तक 21 दुकानें थी। माखन चोर शुद्ध दूध, दही और उत्तम मिठाइयों के लिए मशहूर था। मुख्य कार्यालय और निवास का
3 मंजिला बंगला जोगेश्वरी में ही था। यहाँ दूसरे की डेयरी में दूध दोहने से गोपाल मिश्र ने अपना उद्यम शुरू किया था। पहली बार नैन रंजन ने मिलकर ही वर्षा प्रमुदित हो गई थी। उसका मनोहरी रूप, निश्चलता और विनयशीलता देखते ही बनती थी। जीवन विरत देने के बाद वर्षा ने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तुम्हें कहीं छोड़ सकती हूँ? तो नैन सकुचा गया, अपराध भाव से बोला, जी मैं गाड़ी लिए हूँ। बाद में मालूम हुआ कि घर में 5 प्राणी हैं और कारें भी इतनी ही हैं। अपना परिचय देते हुए उसने सिर्फ इतना कहा था कि मैं माखन चोर से हूँ। समारोह के समय वर्षा को उसकी संपन्नता के विस्तार मालूम हुए। तीखे नक्श, बड़ी बड़ी आंखें और माइकल जैक्सन जैसे बालों के साथ वो लॉर्ड जिम की कमीज और पियरे क्रांदा की ट्राउजर में अतिथियों की अभ्यर्थना कर रहा था। नैन रंजन, तुम ही तो कवि होना चाहिए था। वर्षा ने चुटकी ली थी। नैन को आप कवि ही समझिए वर्षा जी, गोपाल मिश्र हंसे। अंतर इतना ही है कि इसकी रचनाएं सुनने की चीज नहीं, चखने की है। आप इसके हाथ की बनी केसरिया बर्फी खाकर देखिए। 2 पल के भीतर आपके मुंह में ही ना घुल जाए तो कहिए। फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल नैन के हाथ में है। ये सूंघ कर बता देता है कि कौन से थाल का खोया ठीक है और कौन से थाल का नहीं। तो क्या हुआ? वर्षा के चेहरे का भाव देखकर झल्ली मलिन पड़ गई। सूखे गले से बताना शुरू किया। समारोह के 3-4 दिन बाद जब झल्ली बांद्रा में अंग्रेजी संभाषण का क्लास खत्म करके इंस्टीट्यूट से निकली तो बाहर अचानक अपनी मारुति से उतरता हुआ नैन मिल गया। मिस्र परिवार के साथ जिज्जी के अच्छे संबंधों के कारण बेचारी को नैन के साथ कॉफ़ी पीनी पड़ी। कालांतर में नैन के साथ न्यू टॉकीज में मैटिनी में उसने 2 फिल्में देखी, ब्रेक डांस और टफ टर्फ। वीडियो लाइब्रेरी में भी आने से पहले द अनबियरेबल लाइटेंस ऑफ बीडिंग के जिस कैसेट को घर लाकर झल्ली ने वर्षा की वाहवाही पाई थी, वह वस्तुतः नैना की देन थी। प्रेम कहानी की निर्मल प्रवाह में जालिम जमाने का प्रतिरोध तब आया जब वर्षा के लोकेशन प्रवास में हेमलता ने उसे फोन पर नैन से बात करते हुए पकड़ लिया। भाभी उससे भले ही थोड़ी सी बड़ी थी, पर थी तो परिवार की बहू। घर की मर्यादा पर आंच आने की आशंका से हेमलता लरज उठी। झल्ली, दीदी से पूछे बिना प्रेम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दीदी सुनेगी तो उन्हें कितनी चोट पहुंचेगी? तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो मुझे ही डांटेंगे ना। भाभी ने अपना निर्णय सुना दिया। जब तक दीदी नहीं आती तब तक कोचिंग क्लास में तुम्हारे साथ में चलूंगी। कुछ ऊंच नीच हो गया तो सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे। शाम को हर्ष आया तो घर का तनाव मुखर था घर का तनाव मुखर था। भाभी ने उसे झल्ली द्वारा गलत कदम उठाए जाने की सूचना दे दी। हर्ष ने हफ्ते भर नैन के बारे में यहाँ वहाँ से जानकारी ली। फिर उसने कहीं बाहर अकेले में नैन का इंटरव्यू किया, जिसका लिखित परिणाम उसने भाभी को झल्ली के सामने पर उसे दिखाए बिना दे दिया। हर्ष के आग्रह पर झल्ली ने कसम खाई कि जिज्जी के आने तक वो नैन से नहीं मिलेगी। झल्ली ने अपनी तरफ से वादा किया कि वो नैन से फोन पर बात भी नहीं करेगी। वर्षा ने बड़ी बूढ़ी की तरह हुंकार भरा। वो अपनी हंसी रोके हुए थी। पिछले हफ्ते नैन का फोन आया था। मैंने हेलो के बाद कोई बात नहीं की। रिसीवर रखकर भाभी को बुला दिया। नैन ने भाभी से क्या कहा मुझे नहीं मालूम। हेमलता ने ठीक कहा है, बड़ों से पूछे बिना कहीं प्रेम किया जाता है। झल्ली ऐसे सामने बैठी थी जैसे उससे गोवध हो गया हो। बेचारी में इतनी तार्किक शक्ति भी नहीं बची कि पूछे, हर्ष से प्रेम करने से पहले तुमने दद्दा से पूछा था? भाभी से जरूर उसने ये जिज्ञासा कर दी थी। भाभी ने करारा जवाब दिया, प्रेम करने में दीदी की बराबरी करने से पहले कला की इस साधना में 10 साल घर वालों का विरोध सहो, अपने पाँव पर खड़ी हो और राष्ट्रीय पुरस्कार जीत कर दिखाओ। मिल एंड बोनस के सहारे खड़ा झिल्ली का भाव जगत पल भर में ढेर हो गया। वर्षा तनिक खांसी। पहली बार परिवार की मुखिया की भूमिका खांसी मनोरंजक साबित हो रही थी। अगर नैन हमें पसंद नहीं आया तो जो तुम कहोगी मैं वही करूंगी। ये है नई पीढ़ी का प्रेम, वर्षा ने सोचा। ना इंट्रिगेटी है, ना जोखिम का साहस। मौन का दूसरा अर्थ निकाल कर झल्ली विदीर्ण हो गई। मुझसे भूल हो गई जिज्जी, एक बार क्षमा कर दो। सोचती हूँ, कहकर वर्षा ने कुछ पल सोचा, फिर आवाज लगाई, हेमा। आई दीदी।
हेमलता तुरंत दूसरे कमरे से निकल आई। हर्ष ने जो कागज दिया था, जरा दिखाओगे? हेमलता ने पल्लू में छिपा हाथ आगे बढ़ाया। नैन रंजन बहुत नेक, परिश्रमी और होनहार है। मैं कुमारी वर्षा विशिष्ट से उसकी प्रबल सिफारिश करता हूँ। अगर मूल्यांकन अंकों में किया जाए तो हमारी लड़की को 100 में 40 अंक मिलेंगे और नैन को 100 में 100। वर्षा ने हेमलता को देखा। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। झल्ली का सिर झुका हुआ था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माखन चोर आए। झुमकी ने चंचल मुस्कान से सूचना दी। उसने नैन का यही नाम रख दिया था। नैन अभिवादन के साथ भीतर घुसा। दीदी नमस्ते, भाभी नमस्ते। फिर झल्ली की ओर देखा। हेलो, हेलो। जीजी के चरणों को देखती हुई झल्ली बोली, बैठो नैन। वर्षा बोली। नैन सामने बैठ गया। वो बिल्कुल आत्मसजग नहीं था। जीजी मैं जाऊं? झल्ली ने कातर भाव से अनुमति चाही। परिवार के मुखिया के सिर हिलाने पर झल्ली उठ गई। हेमा भी उठने लगी तो वर्षा ने उसे बैठे रहने का संकेत किया। नैन तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं आ गई हूँ? क्या है दीदी की इंडियन एयरलाइंस के एक ऑफिसर हमारे पुराने ग्राहक हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि आपके आते ही मुझे फ़ोन कर दें। नैन मुस्कुराया। अब आप पूछेंगी मुझसे बात करने की इतनी जल्दी क्या थी? इसका कारण ये है कि पिताजी वाराणसी में मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। पिछले सप्ताह मैंने दादा दादी को ज्वेल के बारे में झल्ली नाम का महानगरीय रूपांतर बता दिया है। दादा आपसे मिलना चाहते हैं। वो कब आ जाएं? वर्षा को छुटकारे से भरा ताज्जुब हुआ। वो जिसे प्रेम व्यापार समझ रही थी वो वस्तुतः शादी की प्रस्तावना थी। तुम पागल हो नैन? वर्षा हंसने लगी। दादा क्यों आएंगे? हम लड़की वाले हैं, हम आएंगे। तभी फोन की घंटी बजी। हाँ सब ठीक है, तुम अच्छे हो ना? हाँ, जीजी यहीं है, आज सुबह ही लौटी है। हेमा ने मुस्कान के साथ रिसीवर बढ़ाया। शाहजहांपुर से पिछले महीने वहाँ फोन लग गया है। वर्षा की पहली प्रतिक्रिया विस्मय की थी। चौवन सुल्तानगंज को फोन के साथ जोड़ पाना सरल नहीं था। मैं मजे में हूँ किशोर, तुम्हारी क्या खबर है? हेमा की चिंता मत करना, थोड़ी मोटी करके भेजूंगी। हेमलता पल्लू में मुंह छिपाकर हंसी। दद्दा यहाँ, मैं तो तुमसे पूछने वाली थी। एक मिनट। वर्षा ने हेमलता की ओर देखा। यहाँ दद्दा की चिट्ठी आई है? हेमलता ने नहीं में सिर हिलाया। नहीं, यहाँ कोई खबर नहीं। कोई गड़बड़ है जीजी? 18 दिन पहले रामेश्वर से आई चिट्ठी में उन्होंने लिखा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बम्बई होते हुए वापस लौटने की सोच रहा हूँ। मैं समझ रहा था वो तुम्हारे पास होंगे। आज सुबह हेमा की चिट्ठी मिली जिसमें हमने दद्दा की खबर पूछी। पिछले हफ्ते बड़े भैया की चिट्ठी आई थी, उनके पास भी कोई समाचार नहीं है। चिट्ठी में कोई पता दिया था, हिंदू धर्मशाला लिखा था। उनके पास पैसे तो कम नहीं पड़ गए? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। 2000 लेकर गए हैं। मैंने कहा भी था जरूरत पड़े तो तार कर दें। वर्षा पल भर सोचती रही। किशोर का स्वर बेहविल हो गया। जिज्जी, वह जरूर बीमार पड़ गए होंगे। तू घबरा मत, मैं पता करवाती हूँ। घंटे भर के भीतर एक डीसीपी आए और दद्दा की फोटो तथा अन्य विस्तार ले गए। वर्षा ने महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री को फोन किया था। चंद्र प्रकाश के एक मैनेजर भी दद्दा की तस्वीर ले गए। चंद्र प्रकाश ने तुरंत अपने मद्रास कार्यालय को टेलेक्स भिजवा दिया। सुबह मुरियर सर्विस से तीसरी तस्वीर चली जाएगी, उन्होंने फोन पर आश्वासन दिया। अगले 3 दिन तनाव में बीते। अगले दिन दोपहर से ही अलग अलग तरह की रिपोर्ट आने लगी। 12 दिन पहले शर्मा जी ने हिंदू धर्मशाला छोड़ दी थी। स्थानीय अस्पतालों के भर्ती रजिस्टर में उनका नाम नहीं निकला। इस आयु वर्ग की कोई लावारिस लाश भी नहीं मिली। डीसीपी ने बताया पिताजी की हुलिया से मिलता जुलता व्यक्ति मदुरई की बस में बैठता हुआ देखा गया है। मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर फॉलो ऑन कर रहे हैं, चंद्र प्रकाश ने रात को बताया। तीसरे दिन दोपहर को जब वर्षा मैनाक के साथ एक रोमानी दृश्य शूट कर रही थी और वर्षा का ड्राइवर बाहर खड़ी टोयोटा के कांच चमका रहा था तो शर्मा जी बोरी बंदर स्टेशन पर उतरे। गाड़ी लेट थी। लगभग 36 घंटे के सफ़र के बाद बूढ़ी हड्डियां क्लांत हो गई थी। इस पर ज्वर भी था। एक हाथ में टीन का बदरंग पुराना बक्सा था, दूसरे में रस्सी से बंधा बिस्तर। द्वार की ओर बढ़ते हुए शर्मा जी एकाएक ठिठक गए। सैलाब के रंगीन पोस्टर से सिलबिल का मुस्कुराता मुखर उनकी ओर देख रहा था। बाहर निकलकर शर्मा जी स्तब्ध रह गए। भीड़ की ऐसी यंत्रणा-मयी सघनता से चक्कर सा आने लगा। यूं महसूस हुआ जैसे तुम दम घुटने लगा हो।
इतने लोगों से भरे भवन को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो भीतर आग की लपटें उठी हुई हों। मेरा एकांत में रमने वाला मन तो चाहता है यहाँ से तत्काल भाग खड़ा हूँ। आश्रम से राजधानी पहुँचने पर शारगर्व की पीड़ा याद आई। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आया। किशोर ने हिदायत दी थी अगर आप अपने आने की सूचना ना दे पाएँ तो स्टेशन पहुंचकर जिज्जी को फ़ोन कर दें। जिज्जी तो स्टूडियो में ही होंगी, पर झल्ली कार लेकर आ जाएगी। शर्मा जी फिर भीतर आ गए। कई स्थानीय फ़ोन लगे थे। एक के निकट आकर उन्होंने सूक्ष्म परीक्षण किया, इस्तेमाल के लिए निर्देश पढ़े। यहाँ वहाँ देखकर चौकन्ने भाव से रिसीवर उठाकर कानों से लगाया, पर सनसना देने वाले डायल टोन को सुनते ही हिम्मत जवाब दे गई। दहकते अंगारे की तरह उसे वापस रख दिया। जिंदगी में कभी उन्होंने फ़ोन पर बात नहीं की थी, पर मज़ेदार तथ्य ये था कि सिलविल का 7 अंकों का नंबर उन्हें हनुमान चालीसा के समान कंठस्थ था। शर्मा जी फिर बाहर आ गए। टैक्सियों की कातर के पास सिपाही खड़ा था। शर्मा जी ने हिचकते हुए उसके पास जाकर वर्सोवा का नाम लिया। उन्हें विश्वास था अपने प्रदेश की पुलिस की तरह सिपाही पहले घुड़केगा फिर बात करेगा, पर उसने भल मनसाहत से एक टैक्सी वाले से पूछकर बता दिया वर्सोवा तक जाने में लगभग 100 रुपये लग जाएंगे। एक ही शहर में इतनी दूरियां शर्मा जी के भूगोल से परे थीं। 100 रुपये की रेल टिकट से तो वो इतनी लंबी यात्रा करके आए थे। सिपाही के निर्देश पर वो फिर स्टेशन की ओर मुड़े और स्थानीय गाड़ियों वाले हिस्से में प्रविष्ट हुए। चाय के स्टॉल वाले ने उन्हें अगले मोर्चे की रूपरेखा बता दी। एक ही शहर में चलने वाली 2 किस्म के रेलवे सेवाओं की उलझन ने महानगर के अजनबीपन से भरे संतरास को और गहरा कर दिया। आधे घंटे तक अपनी कतार में सरकने के बाद उन्होंने अंधेरी का टिकट लिया, फिर मध्य रेलवे की बांद्रा जाने वाली लोकल में सहमे से बैठ गए। एक के बाद एक दो सहयात्रियों से आश्वासन ले लिया कि वे सही गाड़ी में ही हैं। फिर बांद्रा आने पर लंबा पुल पार करके वो 2 बार भटके और एक सज्जन की सहायता से पश्चिमी रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ऐसी जगह खड़े कर दिए गए जहां दूसरे दर्जे का डिब्बा रुकता था। एक के बाद एक 3 गाड़ियों में बदहवास उन्होंने घुसने की कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। आखिर एक नौजवान की मदद से चौथी गाड़ी में इस मुहिम पर सफलता मिली। अगर फिर एक और नौजवान बिस्तर ना उठाता तो अंधेरी पर उतरने के बजाय शर्मा जी का बोरवली पहुंचना अनिवार्य था। वीटी पर उतरने के लगभग 3 घंटे बाद जब शर्मा जी सिल्वर सैंड के दरवाजे पर पहुंचे तो बिल्डिंग की भव्यता से आतंकित हो गए। वो बुढ़ा कहाँ घुसता है? वर्दीधारी चौकीदार ने डपट कर पूछा। शर्मा जी ने बुदबुदाकर सिलविल का औपचारिक नाम लिया। मैम साहब बाहर हैं। तभी पीछे साथी वर्षा की टोयोटा ने हॉर्न दिया। झल्ली के इंस्टीट्यूट जाने का समय हो गया था। एक्सक्यूज मी सर, सफ़ेद वर्दी और कैप वाले ड्राइवर ने पूछा। आप कहीं मैडम के फादर तो नहीं? दद्दा, ऐसे करना चाहिए। वर्षा ने पहली बार पिता को कटघरे में खड़ा किया। एक पोस्ट कार्ड तो डाल सकते थे। सब लोग कितने चिंतित हुए। पिता दूसरे बेडरूम में लिटा दिए गए थे, नर्म कंबल ओढ़े थे। वो ऐसे बालक की तरह मुस्कुराए जिसकी शरारत पकड़ ली गई हो। झल्ली का संदेश पाकर जब वर्षा काम छोड़कर भागती हुई आई तो डॉक्टर कन्ने पिता का मुआयना कर रहे थे। झल्ली की समझदारी वर्षा ने स्वीकार कर ली। चिंता की कोई बात नहीं, कमजोरी भी भीग जाने से बुखार हो गई है। कुछ दिन आराम करने दीजिए, ठीक हो जाएंगे। जल्दी ने प्रिस्क्रिप्शन लेकर ड्राइवर को दे दिया। गर्म चीज़ें पिलाइए, वेजिटेबल टमाटो सूप दिन में 3-4 बार लीजिए। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया। मैं कल सुबह आऊँगा। पिताजी, आगे आप भारत भ्रमण कर पर निकलें तो कृपया किसी को साथ ले लें। नारी केंद्र मुस्कुराया। दद्दा, तुम कहाँ चले गए थे? जल्दी ने ओवल्टीन मिले दूध का गिलास बढ़ाते हुए पूछा। पिता महसूस कर रहे थे सिल्वर सैंड में परिवार के लोगों से संबंध की प्रकृति किंचित बदल गई है। भव्यता की उनकी जो शाहजहांपुरी अवधारणा थी, सिलविल का निवास उससे भी परे निकला। अच्छा, यहाँ हर कमरे में गलीचे बिछे हुए हैं। झल्ली उनसे लेट जाने का अनुरोध कर रही थी और वो उल्लास भरे कौतुक से फ्लैट का निरीक्षण कर रहे थे। कुकिंग रेंज, हॉट केस, ऑटोमेटिक टोस्टर, मिक्सर ग्राइंडर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, 6 लाइन अपने आप संभालने वाली टर्न टेबल, बड़े बड़े स्पीकर, टीवी, वीसीआर, एयर कंडीशनर, उन्होंने सबकी पड़ताल की। उजली वर्दी में जिस ड्राइवर को देखकर वो सकपकाए थे वो वस्तुतः वर्षा का मुलाजिम निकला।
वर्षा की कार बाहर से ही देखकर वो चमत्कृत हुए। यहाँ प्रथम दर्शन में महानगर की मैथिली बनी झल्ली उन्हें अशंतः परिचित लगी थी। चौकीदार द्वारा पिता के आने की खबर पाते ही झल्ली बदहवास सी दौड़ती हुई बाहर आ गई। हेमलता को जरूर इतना समय मिल गया था कि वो डंगरीज उतार कर साड़ी बांध ले। जिज्जी दद्दा ने मुझे जेबरा पैंट पहने देख लिया। मुझे बदलने का ध्यान ही नहीं रहा। उसने बाद में सफाई दी। कुछ बोले तो कहना, जिज्जी ने ये कपड़े ले दिए थे। वर्षा ने कामसूत्र अपने वार्डरोब में छिपाते हुए संतावना दी। पर पिता ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र झल्ली के नए पहनावे को देख लेते थे। बताऊं, ऐसे विनोदी ढंग से नई पीढ़ी को वो पहली बार संबोधित कर रहे थे, जैसे अश्वमेघ यज्ञ के समय रघु का अश्व पहली बार राज्य से बाहर निकला। वैसे ही मैंने भी पहली बार उत्तर प्रदेश से बाहर पांव रखा। दक्षिण के पांड्य राजाओं के ताम्रपर्णी और समुद्र संगम से बटोरे मोती रघु को ऐसे सौंपे दिए थे मानो अपना बटोरा हुआ यश ही उन्हें दे डाला हो। मैंने भी सोचा थोड़ा सा पुण्य बटोर लूं, सो मद बहाते गजराज के समान बौराया सा घूमता रहा। तंजौर, महाबलीपुरम, मुदेर, रामेश्वर में एक सिद्ध ज्योतिषी को मैंने तुम्हारी और सिलविल की जन्म कुंडली दिखाई थी। सिलविल के लिए उन्होंने कहा, 1 साल के भीतर लगन का योग है, पर तुम्हारे ग्रहों में राहु प्रबल निकला। उन्होंने कहा, आप तिरुपति जाकर निवारण की प्रार्थना कीजिए। तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले यहाँ आना चाहिए था। वर्षा बोली, मैं तुम्हें थोड़े आराम से भिजवाती। हेमलता और झल्ली भी साथ जाकर दर्शन कर लेती। मुझे झिल्ली की बहुत चिंता है सिलविल। पिता अपनी धुन में कहते गए, तुम मनमानी करती हो पर आत्मनिर्भर हो। झल्ली तो किसी नौकरी के भी योग्य नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है। किशोर का काम नया है और महादेव के सिर पर अपनी ही गृहस्थी का बोझ है। वर्षा ने पल भर पिता के दुर्बल चेहरे की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो दद्दा, मुरली वालों की कृपा से सब ठीक हो रहा है। शर्मा जी की समझ में नहीं आया कि झल्ली क्यों अचानक बाहर गई। जैसे नायक के अभ्युत्थान और सौभाग्य के वर्णन में कवि कुलगुरु प्रफुल्लित होकर हिरणी छंद का प्रयोग करते थे, वैसे ही पिता के आगमन पर वर्षा भी प्रफुल्लित हो गई थी। शायद इसलिए विशेष कि अभ्युत्थान के बाद उसका सौभाग्य आसपास बिखरा पड़ा था। पर उसे ये अनुमान नहीं था कि उनके आगमन का पहला ही दिन 101 सिल्वर सैंड के जीवन काव्य में मंद्राक्रांता छंद बन जाएगा। कवि कुल तिलक ने प्रवास, विपत्ति तथा वर्षा के वर्णन में इसी छंद का व्यवहार किया था, जिन्हें वर्षा अपने पर्याय मानती आ रही थी। कुरुबक के साथ दद्दा की पहली नाटकीय समशकता पहले दिन अपराह्न को संपन्न हुए। अरे, वे लिविंग रूम में आते ही अचकचाकर खड़े रह गए। झल्ली की गोद में बैठी कुरबुक नवांगतुक को देखते ही उछली और ठीक सामने स्थापित होकर उनका निरीक्षण करने लगी। घर में नियमित रूप से आने वाले दोनों पुरुष हर्ष एवं पांडे उसके प्रति बहुत स्नेहशील थे। अपनी सहज बुद्धि से कुरुबक ने समझ लिया था कि हर्ष परिवार का होने वाला मुखिया है, इसलिए इससे बनाकर रखो। चुनाचे वो हर्ष का स्पर्श पाते ही उसके पांव से लिपटकर अपनी ऊष्मा प्रकट कर देती थी। जो दृष्टिकोण कुरुबक का हर्ष के प्रति था, वही पांडे का कुरुबक के प्रति। वे कुरुबक से बना कर रखते थे क्योंकि वो स्वामिनी की पालतू थी। अगर पिता का एक मीठा बोल ही बोल देते तो कुरुबक संतुष्ट हो जाती, पर वो तो गुन्नाई हुई आंखों से उसे देख रहे थे। कुरुबक की धवल ऊष्मा वैसे ही काली पड़ गई, जैसे इंद्रनी लमड़ी डाल देने पर दूध का रंग काला पड़ जाता है। उसने एक के बाद एक 3 मौकों में अपनी पारदर्शी प्रक्रिया प्रकट कर दी। एक तो वो हर्ष के शब्दों में 4 पैरों पर थरथराता इमोशन थी और दूसरे भावप्रवण अभिनेत्री के सानिध्य से खासी इमोटिव भी हो गई थी। घर में श्वास पिता जुगुप्सपा में बोले। झल्ली ने लपक कर कुरुबक को गोद में छिपा लिया और स्थिति की गंभीरता के मुताबिक उसे डांटा। कुरुबक चुप करेगी या नहीं? वेद पाठी ब्राह्मण के घर में श्वान का निवास शास्त्रों में वर्जित है, पिता ने घोषणा की। वर्षा ने हिम्मत करके तर्क दिया, ये पशु बहुत स्वामी भक्त होता है दद्दा। युधिष्ठिर भी अपने कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुए थे। वो द्वापर युग था। वो द्वापर युग था। तब तक पशु भी कलयुग के महान मानव से श्रेष्ठ होता था।
ये लैप डॉग है दद्दा। झल्ली ने अपने महानगरीय व्यक्तित्व की झलक दिखाई। चुपचाप गोद में बैठा रहता है। अच्छा, तो क्या बम्बई में हैट डॉग भी होते हैं? महानगर में अपने क्षितिजों का नया नया विस्तार करने वाली बेचारी झल्ली को इसका कोई उत्तर नहीं सूझा। और इसका नाम क्या रखा है? क्या ये पुल्लिंग है? झल्ली ने इनकार में सिर हिलाया। ये एक और अनाचार है। ईश्वर ने प्राणी की जैसी रचना की है, उसको झुठलाते हुए अपनी इच्छा आरोपित करने की यह अनाधिकार और आपत्तिजनक हरकत है। पिता ने स्थिर दृष्टि से नारी केंद्र को देखा। तथाकथित सौंदर्य बोधी नामों के पीछे सिलबिल की ही प्रतिभा देखी गई है। पिता शायद अभी तक यशोदा नाम का तिरस्कार भूल नहीं पाए थे। ये तुम्हारी ही मौलिक सूझबूझ होगी। वर्षा ने सिर जरा सा हिलाया। सिलबिल, तुम्हें हो क्या गया है? पिता स्तब्ध रह गए। कवि कुलगुरु के प्रिय पुष्प को तुमने श्वान के साथ जोड़ दिया। काव्य शास्त्र में औचित्य नाम का अलंकार भी होता है। झल्ली ने गहरी निगाह से वर्षा की को देखा। इसका अभिप्राय था, यह मुद्दा मेरे ज्ञान क्षेत्र से बाहर है। तुम ही इसका करारा जवाब दे सकती हो। ये नाम मुझे बहुत पसंद है, वर्षा धीमे स्वर में बोली। फिर इसका रेखा चित्र देखा तो और भी मोहित हो गई। पिता कुछ और सख्त कहने जा रहे थे, पर सिलबिल का कातर भाव देखकर रुक गए। फिर साथ ही उन्हें एक बुनियादी बात याद आ गई। ये तो मांसाहारी होगी। अब ये मत कहना कि मैं इसे मौलसरी और कदम्ब की पत्तियां खिलाती हूँ। वर्षा नीचे देखने लगी। सिलबिल, इस बार पिता का स्वर भर्रा गया। मैं अब तक इसी ग्लानि से दुग्ध हो रहा हूँ कि कुमारी बेटी के घर में आया हूँ। क्या तुम ये अपेक्षा रखती हो कि सरयो पारीण ब्राह्मण उसी रसोई में खाएगा जिसमें कुत्ते के लिए मांस पकता है? क्षमा कर दो दद्दा, वर्षा ने खड़े होते हुए अपराध भाव से कहा। आज के बाद तुम इसे घर के भीतर नहीं देखोगे। कुरुबक को बाहों में लिए वर्षा बाहर आ गई। पीछे पीछे विक्षुब्ध झल्ली थी, जिसने अपना रोष प्रकट करने के लिए दरवाजे के लैच को अतिरिक्त धड़ाके से बंद कर दिया। वर्षा के अभी तक कन्या रत्न पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसे कन्यादान का अनुभव नहीं था। पर इस समय उसके भीतर जैसी शहनाइयां बज रही थी, उनकी गहनता बेटी की विदाई से कम नहीं थी। चिकित्सा शास्त्र में एक स्पर्श थेरेपी भी बताई गई है। ये तो पता नहीं कि कुर्बुक को इसका ज्ञान था, पर चार पांवों पर भावना होने के नाते अपनी स्वामिनी की बाहों में बंधे बंधे उसने वर्षा समेत नारी केंद्र के आलोड़न का अनुभव जरूर कर लिया। फिर कुछ क्षण पहले माथे पर चंदन का टीका लगाए अनजाने व्यक्ति के कारण उसने जैसे डर का अनुभव किया था, उसे याद करके वो बहुत विचलित हो गई। वर्षा के गले से उसने वैसे ही मुंह टिका दिया जैसे धनुष चढ़ाए दुष्यंत को देखकर हिरणी आश्रम की तापसी की बाहों में सिमट गई थी। झल्ली वर्षा और कुरुबक को बाहों में भरते हुए रवासी हो गई। कुरुबक को मत निकालो जिज्जी, और उसकी आंखों से दो आंसू बहने लगे। पगली रोती क्यों? वर्षा ने कहा, और उसकी आंखों भी भर आई। मौन के कुल पल सघन और लंबे थे। समाचार पत्रों में वर्षा कब से सह अस्तित्व शब्द पढ़ती आ रही थी, पर आज उसे पहली बार इसका नुकीला गूढ़ार्थ समझ में आया। अब मैं क्या करूं? वर्षा ने जैसे दसों दिशाओं में पूछा। दरवाजा खुला और उसे आहिस्ता से बंद करते हुए झुमकी निकली। उसकी आंखें सूखी जरूर थी, पर उनमें भी बेटी की विदाई का संकट थरथरा रहा था। दीदी, झुमकी ने नीचे की ओर संकेत किया। मिसेज डिसूजा। वर्षा ने झुमकी को ऐसे देखा जैसे कुरुक्षेत्र में अक्षौहिणी सेना के सामने कंधे पर गांडीव टांगे किंग कर्तव्य में वुड अर्जुन के को मार्ग निर्देश मिल गया हो। वर्षा के नेतृत्व में झल्ली और झुमकी नवी मंजिल की सीढ़ियां उतरने लगी। दद्दा इज टू मच, झल्ली भड़क उठी। ही इज सो ऑर्थोडॉक्स, दिस इज नॉट शाहजहांपुर। गुस्सा तो वर्षा को भी था, पर कुछ बोली नहीं। मिसेज डिसूजा के कितने आमंत्रणों के बावजूद वर्षा अभी तक उनके यहाँ नहीं जा पाई थी। स्टार सहित पूरे परिवार को विचलित देखकर वो स्तंभित रह गई। मिसेज डिसूजा, वर्षा ने भीगी मुस्कान से कहा, हाय, आई हैव कम टू यू विद अ ग्रेट प्रॉब्लम। जैसे विदूषक मांडव्य का आखेट के लिए वन में पड़े रहने का कष्ट दुष्यंत की आंखों में अचानक शकुंतला के बस जाने से राजधानी वापस लौटने के निर्णय को टालते जाने के कारण जले हुए गाल पर फोड़ा निकल आने के समान दोगुना हो गया था। कुछ कुछ वैसी ही अनुभूति उसी शाम को वर्षा को हुई, जब उसने सुदूर
नरीमन पॉइंट के हाई राइज रहेजा चैम्बर्स के 18वें फ्लोर पर स्थित मल्टीनेशनल चयनित इंडिया के दफ्तर में दो टैक्स के बीच विमल के साथ गप्पे लगाते हुए यकायक झल्ली को एंट्री लेते हुए देखा। विमल की सेक्रेटरी की भूमिका में वो स्कर्ट ब्लाउज में इलेक्ट्रिक टाइपराइटर और 3 फ़ोनों से युक्त शीशे के टॉप वाली मेज के साथ रिवॉल्विंग कुर्सी को तिरछा कर पर्सनल कंप्यूटर की कुंजियां दबा रही थी। वर्षा की खिलखिलाहट बीच में ही कट गई। पिता का क्लोजअप अब सामने आने के साथ 20वीं सदी के 8वें दशक के चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की कालिदास ग्रंथावली के दुर्जय व्यवधान का अनुभव हुआ। जल्दी क्या शैतानी की है जो अब जिज्जी को रिपोर्ट कार्ड दिखाने आई हो। विमल हंसते हुए उठ गए। वर्षा दूसरी नायकों के समान शूटिंग पर पारिवारिक पुछल्ले लेकर नहीं आती थी, जिसके पीछे मैं कैसी भी स्थिति का अकेले सामना कर सकती हूँ वाला आत्मविश्वास था। इसलिए विमल के साथ साथ यूनिट को भी आभास हो गया कि झल्ली के आकस्मिक पदार्पण के पीछे कोई खास बात है। फिर मैडम के खोए हुए पिता आज तो वापस लौटे थे। जीजी दद्दा ने मुझे झुमकी की जाति पूछी है। झल्ली ने आशंका से सूचना दी। दोनों की निगाह मिली। जब मैंने उन्हें दवा की गोली दी तो झुमकी बेचारी पानी लेकर आ गई। कई लोग थे इसलिए उन्होंने गिलास तो ले लिया। दोपहर को झुमकी ने उन्हें चाय दी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि प्याला वैसा ही अनपिया रखा है। तब भाभी अपने हाथों से चाय बनाकर उन्हें दे आई। झुमकी दीदी बेचारी रुआंसी हो गई। झल्ली के चेहरे पर रोष छा गया। जिजी दिस इज द लिमिट। अब कुर्बक की तरह झुमकी को भी देश निकाला देना पड़ेगा। वर्षा ने गहरी सांस ली। फिर मन ही मन अपनी भर्त्सना की। लंबे समय तक महानगरों में रहने और आषाढ़ के एक पहले मेघ के समान लिबरल कला क्षेत्रों में घुमड़ने के बाद वह ऐसी बुनियादी बातें भूलने लगी है। जल्दी यहाँ से पांडे जी को फ़ोन करो। कहना थोड़े से गंगाजल का प्रबंध कर दें। फिर दद्दा के सामने अपनी पापी रसोई शुद्ध कर लो। थोड़े से बर्तन दद्दा के लिए अलग कर लो। उनका खाना दोनों जून तुम और हेमलता बनाना। सुबह शाम जब मुझे समय मिलेगा मैं हाथ बटाऊंगी। ये काम हेमलता पर मत छोड़ना। अपनी दुलारी भाभी को कहीं बुरा ना लग जाए। दद्दा के लिए सब्जी और दाल चावल धोने का काम भी झुमकी से मत करवाना। मैं रात को जब लौटूंगी तो झुमकी को मना लूंगी। हाँ, फ्रिज से अंडे और डीप फ्रीजर से मटन चिकन निकाल कर चौकीदार को दे दो। हम लोग भी अब प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। दद्दा को महक आ जाती है। तुम्हें रोज सुबह 2 उबले अंडे खाने को डॉक्टर कतरों ने कहा है। झल्ली ने प्रतिवाद किया। झल्ली 16 साल हमने अखाद ये वर्षा के प्राचीन अभिशप्त के समान पिता का प्रिय शब्द था। नए खाया तो क्या दुबले हो गए? वर्षा ने अपना स्वर धीमा किया। यूनिट के 2-3 लोग इधर देख रहे थे। कोचिंग क्लास से निकलकर मैं रोज फास्ट फूड जॉइंट में जाऊंगी और मटन हैमबर्गर खाऊंगी। झल्ली ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। वे मुझे रोक लेंगे। वो व्हाई कांट ही अलाउ अस ओवर फ्रीडम। घर में विरोधी विचारधारा के साथ सह अस्तित्व युवा पीढ़ी के लिए हमेशा चुनौती रही है। अनुभव तपे राजनीतिज्ञ के समान वर्षा बोली, तुम जाते ही लिकर कैबिनेट में बोतलें छिपा दो। आगे क्रॉकरी लगा दो। ताला लगाकर चाबी झुमकी को दे दो। जब तक दद्दा है 101 सिल्वर सेंट गुजरात बना रहेगा। मूल्यों की टकराहट झल्ली के लिए तीखी थी। उसने मुस्कान नहीं दी। दद्दा सोकर उठे तो पूछना अपने ठाकुर जी किस कमरे में कौन सी दिशा में प्रतिष्ठित करेंगे? उत्तर की ओर करते हैं क्या? शाहजहांपुर में तो। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जनाडू डिस्को में साइक्लेडिक लाइट्स कौन सी दिशा में प्रतिष्ठित है। झल्ली ने मुंह फुलाए हुए बात काट दी। झल्ली तू कैसी ब्राह्मण कड़ियां है? वर्षा ने आतंक दिखाया। मुझे पता है दादा कहेंगे वीसीआर हटाकर मेरे ठाकुर जी प्रतिष्ठित कर दो तो बुरा क्या है? वर्षा मुस्कुराई। मैडोना की पॉप सॉन्ग कैसेट से तुम्हारे भीतर भी आसुरी प्रवृत्तियों का संचार होने लगा है। सुबह शाम जय जगदीश हरे गाओगी तो जय जगदीश हरे गाएगा मेरा ठेंगा। मैं सुबह शाम हॉट पैंट्स पहनकर ठाकुर जी के सामने एरोबिक्स करूंगी। लॉर्ड राम तुम्हें शाम दे देंगे। अहिल्या की तरह पत्थर बन जाओगी। वो पत्थर चौवन सुल्तानगंज के नियमों से सख्त नहीं होगा। अब तुम्हें चौवन सुल्तानगंज के नियमों की क्या चिंता है? वर्षा ने मुस्कान के साथ उसका कान पकड़कर हिला दिया। तुम्हें तो छुटकारा मिल ही गया है। पिताजी बधाई। विमल ने शर्मा जी के आगे हाथ जोड़े।
सारा परिवार, पिता महादेव, मोहिनी भाभी, जीजाजी, जिज्जी और किशोर जैसे मंत्र विधि देख रहा था। मैनाक भी अपनी पत्नी के साथ आए थे। सिल्वर सैंड के प्रांगण में ही शामियाना लगा था। पांडे, किशोर, नीरजा और एंड्री ने सारी व्यवस्था संभाल ली थी। एक आध बार हर्ष की भी झलक मिली। शादी के बाद बात करूंगी, वर्षा ने सोचा था। ब्राइड के साथ मेरी फोटो खींचो ना। मीता ठुनकी। तेरी फोटो खींचेंगे जब वर्षा ब्राइड बनेगी, शोभा भाभी बोली। थोड़ी देर पहले सप्तपदी हो चुकी थी। अब वर वधू बधाइयां ले रहे थे। वर्षा ने हल्की मुस्कान से झल्ली को देखा। नीरजा सिरौक के ब्यूटी पार्लर से उसका दुल्हनिया प्रसाधन करवा कर लाई थी। कोई मानेगा कि सुल्तानगंज में लाओ भर भर चमेली के फूल सजाओ, मेरी मामूलिया गाने वाली ये झल्ली है। जीजाजी ने टिप्पणी की। वर्षा की इच्छा थी कि अभी झल्ली की सिर्फ सगाई कर दी जाए, ब्याह लगभग 3 साल बाद हो। अभी इसकी उम्र ही क्या है। वर्षा के साथ सिर्फ मुरारी सहमत थे। पिता गोपाल मिश्र, नयन और खुद झल्ली की धारणा थी कि ब्याह तत्काल हो जाना चाहिए। पिता आवेश में आकर रघुवंश का उद्धरण देने लगे। राजा दशरथ के समान अब मेरी दशा प्रातःकाल के उस दीपक जैसी हो गई है जिसका तेल चूक गया हो और जो बस बुझने ही वाला हो। जब संसार में अपनी स्थिति को लेकर उनका ऐसा दृष्टिकोण था तो गोपाल मिश्र की बेसब्री तो और भी जायज थी। मुरारी उनकी अकेली संतान थे और नैन मुरारी की अकेली संतान। माखरचोर प्राइवेट लिमिटेड परिवार नियोजन का अनन्य उदाहरण था। मेरी सांस चलते घर में बहू आ जाए, ये मेरी अंतिम अभिलाषा है, गोपाल मिश्र ने कहा था। ऐसे मतैक्य के सामने वर्षा ने हथियार डाल दिए। मिश्र परिवार की दूसरी मांग के पीछे वर के पिता और दद्दा दोनों दृढ़ थे। वर्षा जी, ब्याह बिल्कुल सादा होगा, हमें सिर्फ पहने हुए कपड़ों में बहू चाहिए। वर्षा ने नीरजा के साथ बैठकर शादी का जो बजट बनाया था वो बेकार गया। अच्छा ही हुआ वर्षा, तुम सस्ते में निपट गई, नीरजा ने टिप्पणी की। 2 हफ्ते पहले से परिवार के लोग आने लगे। गायत्री के ब्याह पर भी चौमन सुल्तानगंज में खुशी की हिलोल उठी थी, पर उसमें छुटकारे की भावना प्रधान थी। उस विवाह की प्रकृति ऐसी थी जैसे लंबे ध्रुव पथ पर चलते हुए कुछ दुर्बल यात्रियों ने अपने ऐसे सहयात्री से मुक्ति पा ली हो जो अपंग था, पर झल्ली की शादी भीतर से फूटने वाले आह्लाद का कारण बनी। वर्षा ने लक्ष्य किया। घर के लोगों के चेहरे पर ऐसी विशुद्ध उमंग उसने कभी नहीं देखी थी। छोटी जिज्जी की वजह से ये दिन देखना नसीब हुआ। मिस्र परिवार के वैभवशाली बंगले से लौटकर किशोर ने घर के सब लोगों के सामने घोषणा की, स्टार का ग्लैमर है। जीजाजी वर्षा की ओर देखते हुए मुस्कुराए। शर्मा जी चौवन सुल्तानगंज के विकास में 2 चलचित्रों के योगदान पर चकित थे। अगर मदर इंडिया के कारण संपन्न हुई गायत्री प्रणय से परिवार को नवजीवन मिला था, तो चल जलती जमीन के कारण उत्तर भारतीय समाज द्वारा वर्षा के अभिनंदन का निमित्त वही बनी। जल्ली पारिवारिक ग्राफ में सबसे ऊपर चली गई थी। जल्ली, तुम दिन भर करोगी क्या? जीजाजी ने चुटकी ली। तुम्हारे बंगले में 5 कारें और 11 नौकर हैं। जल्ली रानी दिन भर मिठाई खाएंगी, मोहिनी भाभी बोली। और अगर सास ने सुबह 4 बजे जगाकर बोला, बहू दर्जन बाहर गायों का दूध दुआ दो, जीजाजी ने आतंक का अभिनय किया। दूध दूहने के लिए नौकर है। जल्ली ने आंखें नचाई। आई एम ए मॉडर्न गर्ल, आई विल स्टैंड द ऑफिस एंड लुक आफ्टर द फैमिलीज बिजनेस। वर्षा बेटी, अब हम विदा लें, गोपाल मिश्र बोले। बहुत सवेरे इन दोनों की फ्लाइट है। वर वधू गोवा जा रहे थे। फोर्ट अगवाडा बीच में हनीमून स्वीट बुक था। फूलों से सजी मिस्र परिवार की मर्सिडीज गेट पर खड़ी थी। जल्ली का विवाह पहला पारिवारिक प्रकरण था जिसमें वर्षा का पूरा तदात्मय रहा। बाद में उसने अपना विश्लेषण करने का प्रयत्न किया। विदाई पर ऐसे गहन और अदम्य आवेग का कारण क्या था? वो हमेशा परिवार से कटी छटी रहती थी, अकेली और असमर्थ थी। इस क्षमतावान मोड़ पर उसने एक पारिवारिक मोर्चा अनजाने ही बड़े प्रभावशाली ढंग से संभाल लिया था, जिसके दौरान एक और झल्ली के साथ नई आत्मीयता विकसित हुई थी। तो दूसरी ओर परिवार उसके सम्मुख कृत कृत्य हो गया था। चौवन सुल्तानगंज के साथ कटाव की ये मनोरम क्षतिपूर्ति थी। वर्षा बेटी, तुम तो इतनी समझदार हो, गोपाल मिश्र ने
वर्षा का कंधा थपथपाया। आंसू पोंछते हुए वर्षा अलग हुई। किशोर झल्ली को संभाले आगे बढ़े। बारात की विदा के साथ पिता की आंखों में दो आंसू आ गए। सिलविल, तुमने झल्ली को उबार लिया, उन्होंने रुधे स्वर में कहा। जैसे विश्वजीत यज्ञ के बाद रघु को चारों लोगों का पुण्य मिला था, वैसे ही तुम्हें मिली बेटी। वर्षा मुस्कुराई। स्टार वाली मुस्कान से काम नहीं चलेगा। जीजाजी बोले, अब जवाब देना पड़ेगा। कला साधना बहुत हो गई, अब घर कब बसाना है? अभी अभी वीसीआर पर सबने चंद्र ग्रहण देखी थी। वर्षा के प्रभाव मंडल का साक्षी बना पूरा परिवार उपस्थित था। अपनी सिलविल की जीवन शैली कैसी अनूठी हो गई है, इस बात पर परिवार का स्तब्ध विस्मय चालू था। नौकर झुमकी और ड्राइवर की स्थिति तो ठीक थी, पर प्राइवेट सेक्रेटरी और निजी हेयर ड्रेसर की अवधारणा समझने में परिवार को कुछ समय लगा। फ़ोन की घंटी कितनी बजती थी। वर्षा ज़्यादातर बाथरूम में होती थी। लोगों द्वारा भेजे गए 3-4 गुलदस्ते ड्राइंग रूम के कोने में रखे ही रहते थे। एक बात से सभी सहमत थे, वर्षा बहुत मेहनत करती थी। जिज्जी बेचारी सोने को तरस जाती हैं। हेमलता ने कहा था, पिछले दिन पूरा परिवार फिल्मालय के सेट पर शूटिंग देखने भी गया था। जैसी आप आज्ञा दे, वर्षा बोली। जीजाजी के साथ जिज्जी और मोहिनी भाभी भी हंसी। अपने स्वास्थ्य को और भी ध्यान दो, महादेव भाई बोले। हाँ, देखो तो कैसे मुंह निकाल आया है। भाभी ने सहमति दिखाई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री सहाय ने अपना वचन निभाया। 3 हफ्ते में भाई के पास हरदोई में तबादले के साथ पदोन्नति का आदेश आ गया था। क्वार्टर मिल गया था। यहाँ से सीधे ज्वाइन करने जा रहे थे। सिलविल रानी, हमारी थोड़ी मदद करोगी? 2 दिन पहले भाभी ने अकेले में कहा। आगे तफसील दी। तुम्हारे भैया ने इटावा में एक पुराना मकान देखा है। कुछ पैसा उन्हें अपने प्राइवेट फंड से मिल जाएगा। कुछ भाभी के पिता उधार देंगे, वो लगभग 25,000 दे दे सकेगी। वर्षा के घर छत फोड़कर बरसने वाले कलदारों के बारे में भाभी खासी कुत्सित छानबीन कर चुकी थी। वर्षा को मालूम था कि उन्हें मालूम है कि ब्याह के मूल बजट का चौथाई भी खर्च नहीं हुआ। वैसे भी सिलबिल के बड़े भैया ने भाई बहनों के लिए जिंदगी भर अपने पेट पर पत्थर बांधा है। वर्षा ने हामी भर दी। ये तुम्हारा कर्ज होगा, भाभी ने पुलकित होकर कहा। धीरे धीरे चुका देंगे। कैसी बात करती हो भाभी? वर्षा मुस्कुराई। ये छोटे पर मेरी न्यौछावर है। हम अपने मित्र और प्रेमी बदल सकते हैं, पर रक्त संबंधी नहीं। वर्षा ने सोचा, खाना खाने का समय कहाँ है सिलविल के पास? पिता बोली, मुंह अंधेरी निकलती है, आधी रात को लौटती है। पिता यकाएक सिलविल की प्रति ममत्व से भर उठे थे। हेलो। फोन की घंटी बजी तो हेमलता ने रिसीवर उठा लिया। 1 मिनट। फिर विवशता से कहा, कोई इंग्लिश में बोल रहा है। यस। झुमकी रसोई से भागती हुई आ गई। राइट नाउ शी इज़ बिजी, प्लीज़ कॉल टुमारो। जल्दी चली गई। अब मुझे टेलीफोन ऑपरेटर ढूंढना होगा, वर्षा बोली। झुमकी बेचारी क्या करे? कोई कुछ नहीं बोला। नौकरानी होते हुए भी घर में झुमकी की स्थिति विशिष्ट थी। हेमलता और झल्ली उसे झुमकी दीदी द्वारा संबोधित करती थी। शेष परिवार के लिए ये कौतुक का विषय था और मोहिनी भाभी के लिए भौहें सिकोड़ने का। आज के दिन अम्मा होती, गायत्री ने ठंडी सांस ली। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। ब्याह के समय वर्षा के मन में भी यह बात आई थी। माँ का चेहरा आंखों के आगे आ गया। अपने साथ चलने वाले शीत युद्ध की एक मुद्रा में सिलविल फिर हर्षवर्धन दिखाई नहीं दिए। जीजाजी ने पूछा, अपनी फिल्म में उलझे हैं? ब्याह की गहमागहमी में हर्ष के साथ बस आमना सामना होता था। वितरक की ओर से कुछ मुश्किल हो रही है, उसने इतना ही कहा था। वर्षा ने एंट्री से पूछा तो वो बोला, शादी के बाद बात करेंगे। जीजी का ब्याह शाहजहांपुर से होगा, सहसा किशोर ने घोषणा की, और कन्यादान मैं करूंगा। पिछले दिन वर्षा अपने कमरे में कारपेट पर बैठी हेमलता को एक बुनाई सिखा रही थी। झुमकी समेत पूरा परिवार बाबुलनाथ के मंदिर में दर्शन करने गया था। जब किशोर दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, हेमा, मुझे जीजी से बात करनी है, तुम 10 मिनट फ़ोन संभाल लोगी? अच्छा। हेमा तत्परता से बाहर चली गई। एक पल को वर्षा सहमी। क्या आज किशोर भी उसे कटघरे में खड़ा करेगा? जी, अगर मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा है तो तुम्हारी खुशी। जितना मैंने तुम्हें सहते हुए देखा है, आगे आवे के मारे कुछ बोल नहीं पाया। ये भी स्पष्ट था कि मानसिक तैयारी के कितने ऊहापोह एवं तनाव के बाद वो इस नाटकीय समशकता के लिए आया था।
बेचारी के पास सदी अभिव्यक्ति भी नहीं थी। सुरलहर फ्लैट थी, पलाघात या तो नहीं थे या गलत जगह थे। बस थरथराती हुई भावना थी, मुझे उस दिन चैन मिलेगा जब तुम्हारा ब्याह होगा। और ये मैं दद्दा वो भैया की तरह किसी अपवाद के डर से नहीं कह रहा हूँ। किशोर आते ही 2 दिन से हर्ष को देखने के लिए व्यग्र था। हालांकि हेमा के बहुत पहले लिखे गए पत्र में हर्ष जी की स्वरूपशीलता का नख शिख वर्णन और गुणशीलता का कसीदा वो पढ़ चुका था। तीसरे दिन जब ये ऐतिहासिक भेंट हुई तो वर्षा मौजूद नहीं थी। हेमलता ने बाद में संदिग्ध मुस्कान से बताया, दीदी तुम्हारे लाडले भैया बोले राज सिंघनी मोती के अलावा और क्या चुनोगी। वर्षा ने हल्की मुस्कान से सोचा, बेचारे किशोर की वो बिजली उपकरणों के कारण कालिदास ग्रंथावली के गहन अध्ययन का मौका नहीं मिला। महानदी सागर को छोड़कर और कहाँ समा सकती है, ये उपमा बेहतर होती। आज एक और बात उल्टी थी। अभी तक वर्षा किशोर का हाथ थामती आई थी, पर इस समय किशोर ने उसका हाथ थाम रखा था। किशोर के ऐसी भूमिका अदा करने से एक पल को वर्षा हचकचा गई। फिर धीरे धीरे गिने चुने शब्दों में मुक्ति की समस्या के बारे में बताया। अपने आत्मसम्मान के कारण हर्ष अनिश्चय के बीच ब्याह नहीं करना चाहते। जैसे ही फिल्म पूरी होगी वो मैं वादा करती हूँ तुम्हारे मन का चैन जुटा दूंगी। किशोर ने भरे भरे भाव से वैसे ही उसका सिर हिलाया जैसे वर्षा सहलाती थी। अंदरूनी मंद स्मृति के साथ वर्षा ने सोचा, किशोर अब सचमुच बड़ा हो गया है। अगर वर्षा विश्लेषण करे तो हर्ष के बाद किसी पुरुष से दूसरा दृढ़तम संबंध किशोर के साथ होगा। पर हर्ष की तुलना में उसने किशोर के साथ अपने व्यस्क जीवन का शायद 10% समय बिताया होगा। भाई बहन के संबंध की ये कैसी नियति है, उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा। अभिशप्त दौर के बाद अब ये उसका प्रिय शब्द हो चला था। तुम मुझे बचपन में कहानी सुनाती थी, किशोर बोला। अब तुम उसी राजकुमारी की तरह रोती रहती हो और घर के लोग मोती चुनने में लगे हुए हैं। तुम अपनी मेहनत की कमाई इतने पैसे भाभी को दे रही हो। किशोर की दुकान वर्षा इलेक्ट्रिकल्स भी वर्षा की प्रारंभिक मदद से ही खुली थी, पर वो पूरा हिसाब रख रहा था और साल खत्म होते ही लाभ के प्रतिशत के साथ ब्याज का चेक वर्षा को भेजा था। वर्षा ने मैं तुमसे ब्याज लूंगी डांट के साथ चेक वापस भेज दिया। अब वो वर्षा को कानूनी तौर पर भागीदार बनाने की कार्रवाई कर रहा था। सुल्तानगंज का मकान तो अब किशोर का हो गया का गिला करते हुए भाभी ने खास भोड़ा अप्रत्यक्ष संकेत किया था कि उनके बड़े बेटे को साझेदारी बना लिया जाए। इस प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए किशोर ने विवश संदेशा वाहिका झल्ली को सुना दिया। बिट्टन बड़ा होकर दुकान में काम करने लगे तो उसका 10-15% हिस्सा जरूर होगा। इससे पहले कैसे हो सकता है। भैया पहले दद्दा के साथ मिलकर घर चलाते थे, अब मैं अकेला चला रहा हूँ। सिलबिल के हनुमान से भाभी की ऐसी ही उम्मीद थी। उन्होंने तो तुम्हें भी फूटी आंखों भी नहीं देखा। ऐसे नहीं कहते किशोर, वर्षा ने ठंडी सांस लेकर कहा। भैया ने परिवार के लिए बहुत किया है। ब्याह से पहले वे अपने लिए सिर्फ 50 रुपये रखते थे, बाकी सारी तनख्वाह दद्दा के हवाले कर देते थे। दद्दा के पास मैंने 2 से ज़्यादा धोती कुर्ते कभी नहीं देखे। टोपी फटती जाती थी और वे जहाँ तहाँ से सिलते जाते थे। 2 चुटकी तंबाकू के अलावा उनका कोई शौक नहीं था और उनका 2 जून का खाना मैं कभी भूल नहीं पाती। मैं 6-7 साल की थी, रोटी बेलना सीख रही थी। दद्दा ने थोड़ी सी दाल और मांगी। अम्मा ने बटलुई देखते हुए कहा, बस इतनी बची है और अभी सब बच्चों को खाना है। दद्दा हाँ हाँ के साथ जल्दी जल्दी नमक से सूखे चावल खाकर उठ गए। उनके चेहरे पर इस बात की शर्मिंदगी थी कि गृह स्वामी ने 2 चमचे दाल और मांग ली थी। वर्षा की आंखों में पहले 2 आंसू बहे, फिर वो फफक कर रो उठी। सामने उसका विपुल वैभव बिखरा था। अलमारी में 15-20 हजार के बंडल पड़े ही रहते थे। बैंक के लॉकर में पर्याप्त आभूषण थे। नवीन मामा की सलाह पर उसने 5 कंपनियों के बड़ी संख्या में शेयर खरीद रखे थे। रोहन की एक कंपनी में वो 25% की साझेदार थी। पनवेल के पास 5 एकड़ का फॉर्म खरीदने की कानूनी कार्रवाई चल रही थी। हाल ही में किस्तों पर आधे भुगतान की सुविधा के साथ बंगला लेने की बात उठी थी। अजीम पिक्चर्स की अगली प्रस्तुति के सिलसिले में बात करने के लिए आए हुए मनोवर ने पांडे जी के जोरदार आग्रह पर, मैडम फ्लैट में रहने वाला स्टार अनुलंबन के हिसाब से ऊंचा जरूर होता है।
पर बाजारी कीमत आमतौर से बंगले वाले स्टार की ऊंची रहती है। ऐसा प्रस्ताव रखा था, लेकिन वर्षा ने यह सोचकर टाल दिया कि अकेली झुमकी के सहारे इतना सब संभालेगी कैसे। मगर बचपन के गहन ब्लैक पीरियड के छाले मिट नहीं पाए। वो चाहे कितनी ही भव्य बंगले में रहने लगे, चवन सुल्तानगंज की त्रासद स्मृतियों और अतृप्त आकांक्षाओं का कोल्ड स्टोरेज उसकी ऐश्वर्यशाली जीवन शैली पर हमेशा भारी पड़ेगा। दीदी, दरवाजे पर आ गई हेमलता का विहिविल स्वर सुनाई दिया। लिविंग रूम में बैठी हेमलता वर्षा की रुलाई सुनकर सकपका गई। गलियारे में आकर 2 पल खड़ी रही। मंजली ननद के प्रति हेमलता की सच्ची लॉयल्टी थी। ब्याह से पहले उसके अवलोकनार्थ आने पर वर्षा का मृदु व्यवहार उसने देखा था। ब्याह के बाद चुवन सुल्तानगंज का बारीक पर्यवेक्षण करते हुए अपने पति की समृद्धि का कारण पहचाना था। फिर इतने दिन सिल्वर सैंड में रहते हुए वर्षा के स्नेह की परख के बीच उसकी यह धारणा बलवती हो गई थी। ऐसी ननद 7 जन्मों के पुण्यों से ही मिलती है। तुमने जीजी से क्या कह दिया? हेमलता ने किशोर की ओर देखा। पति के साथ शायद उसने पहली बार आरोप के ऐसे स्वर में बात की होगी। वर्षा ने भीगी आंखों से इनकार में सिर हिलाते हुए हाथ बढ़ाया और हेमलता को अपने साथ बिठा लिया। जिस तरह दूसरे लोग नर्क हैं, उसी तरह परिवार अनिवार्य यंत्रणा है, और पारिवारिक रिश्ते हमेशा चलने वाला महाभारत जिसमें हार जीत नहीं होती। उसने आंसू पोंछते हुए सोचा। किशोर की घोषणा के बाद महादेव भाई चुप रहे, पर मोहिनी भाभी के चेहरे पर सख्ती आ गई। छोटा भाई बड़ी बहन का कन्यादान हो देता है। गायत्री ने मुस्कान के साथ स्थिति संभाली। समय के अनुसार विधि विधान भी बदलते हैं। पिता बोले, अगर बड़ी बहन के कुंवारे रहते हुए छोटा भाई और छोटी बहन का लगन हो सकता है, तो शादीशुदा छोटा भाई बड़ी बहन का कन्यादान क्यों नहीं दे सकता? कभी कुल गुरु ने कहा है, पुरानी होने से ही कोई चीज़ अच्छी नहीं हो जाती, ना नई होने से बुरी होती है। ज्ञानी जन दोनों को परखते हैं और श्रेष्ठ को अपनाते हैं। शंकर और जनक के धनुष्य जैसी दृढ़ पिता की कर्मकांडी मान्यताएं अचानक फ्लेक्सिबल होने लगी। वर्षा ने कौतुक के साथ सोचा, क्या ये अरमानों के मजार पर जलने वाले दिल की क्षमा का प्रताप नहीं? आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होंगी। अभी इस कहानी के और भी भाग बचे हुए हैं। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए द कहानीबाज के साथ। धन्यवाद।